तो आज मैं नाउन का दूसरा सेट लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्वेश्चन फ्लैश होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और फ्लैश होते ही आपको उसमें एरर ढूंढना पड़ेगा यूजिंग योर ग्रामर स्किल्स। आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है, कितना आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है या नहीं है, आप उससे जज कर सकते हो। ठीक है, डेली रूटीन में अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपकी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इंक्रीज होगी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीचे इस वीडियो में नीचे की तरफ देख लीजिएगा। 4 सेट होते हैं ABCD, 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में दिए गए हैं। जिस क्वेश्चन में आपको एरर लगता है, ग्रामेटिकली एरर है, तो उस क्वेश्चन को आप उस सेगमेंट को आप टिक करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अपना सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। आप इनका सेट बना सकते हैं, या फिर नोट डाउन करना है आपने पेन और पेपर की मदद से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके नीचे दिया गया है, अ फ्लोक ऑफ एनिमल्स was brought here in India by air। अ फ्लोक ऑफ एनिमल बोला है इसने, क्या बोला है? अ फ्लोक ऑफ एनिमल, फ्लॉक ऑफ एनिमल। भाई मेरे, एनिमल जब भी यूज करते हैं ना तो एनिमल के लिए फ्लॉक यूज नहीं होता। ठीक है, एनिमल के लिए कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है हर्ड। ठीक है ना, तो इसमें पहले पार्ट में ही हमें गलती ढूंढी। ठीक है, यहाँ पे फ्लोक ऑफ एनिमल नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन? अ हर्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना, एनिमल नहीं होता एनिमल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज करते हैं हम। कल जो वीडियो मैंने पढ़ाया था नाउन के पहले वाले चैप्टर में, भाई एवी सर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब बार में। ठीक है, तो कल वाले चैप्टर को आप अच्छे से देख लेना, नाउन वाले सीरीज को। ठीक है, तो अ फ्लोक ऑफ एनिमल्स नहीं होता, एनिमल्स के लिए हमेशा हर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अगर मूविंग कंडीशन में होगा एनिमल्स के लिए, कई बार हम कैटल और एनिमल्स के लिए ड्रोव का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रोव मतलब एक ही समुदाय के जो पशु पक्षियां होते हैं, दैट इज नोन एज ड्रोव, अ ड्रोव ऑफ एनिमल या फिर अ हर्ड ऑफ एनिमल। ठीक है ना, एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्लोक, यहाँ पे फ्लोक यूज हुआ, ये कलेक्टिव नाउन है। फ्लोक मतलब होता है समूह, किसका समूह? फ्लोक मतलब जाता है बर्ड्स का समूह। ठीक है, ऐसी चीजों, ऐसी पशु पक्षियों का समूह जो एक मूविंग कंडीशन में होगा, उड़ रहा होगा या फिर देखते नहीं हो आप आसमान में अगर नजर मारोगे तो आपको बहुत सारे पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है, एक जैसे पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वो एक जैसे पक्षियों का झुंड जो होगा ना, बर्ड्स, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लोक। तो वहां पे हम यूज करेंगे अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फ्लोक ऑफ शीप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। शीप का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सीपी होता है। तो शीप मतलब भेड़ों के झुंड को भी हम फ्लोक बोलते हैं, क्योंकि भेड़ चाल नहीं बोलते हम, भेड़ चाल क्यों चल रहे हो, क्यों? क्योंकि एक भेड़ जिस तरीके जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में सारी भेड़े चलने लग जाती है। तो मूविंग कंडीशन में हमेशा फ्लोक का यूज करते हैं बर्ड, शीप और जैसे गोट्स के लिए GOATS, यानी कि एक ही तरीके के पशु पक्षियों के लिए हम फ्लो का यूज करेंगे अगर वो मूविंग कंडीशन में यूज हो रखे होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, अब फ्लोक ऑफ एनिमल्स नहीं होगा, उसकी जगह होगा अ हर्ड ऑफ एनिमल। ठीक है, ऑप्शन ए में गलती थी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या आ रहा है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अब मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड में। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, देखो नीचे फ्लैश हो रहा है, देखो, व्हेन आई वेंट देयर, ए पार्ट में तो है व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, आई हर्ड अ साउंड ऑफ बेल्स, अ साउंड ऑफ बेल्स, SOUND, अ साउंड ऑफ बेल्स। ओ माय गॉड, ये क्या दे दिया रे इसने, अ साउंड ऑफ बेल्स, करेक्टिव नाउन, अ साउंड ऑफ बेल्स का यूज कर रहा है। नियर बाय द फॉरेस्ट एरिया, जब मैं वहां पहुंचा, मैंने हर्ड किया, क्या सुना, मैंने क्या सुना उसने? अ साउंड ऑफ बेल्स। लेकिन जब भी वॉइस का केस आ रहा हो, जब भी कोई साउंड का केस आ रहा हो, जो सुन झनकार जैसी आवाज कहीं से आ रही हो, तो उसे बोलते हैं, उसके लिए कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं हम पील। ठीक है, वी विल यूज पील ऑफ बेल्स। ठीक है, यहाँ पे साउंड ऑफ बेल्स गलत है, अपील ऑफ बेल्स, यानी कि पील मतलब होता है झनकार, घंटियां। जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो घंटियां होती हैं वो लगी रहती हैं। ठीक है ना, तो लोग उन्हें बजाते रहते हैं, तो उनकी क्या होती है, एक झनकार कानों में गूंजती है, नहीं होती बार बार इस तरीके से टंग टंग जैसी आवाज आती है। तो उस को हम साउंड ऑफ बेल्स नहीं बोलते, कलेक्टिव नाउन में बोलते हैं पील ऑफ बेल्स, PEAL, पील ऑफ बेल्स। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में रॉन्ग हो जाएगा हमारा? साउंड ऑफ बेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर आंसर। यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो पील ऑफ बेल्स बोला जाता है, या फिर पील ऑफ लाफ्टर भी यूज किया जाता है। पील ऑफ लाफ्टर, LAUGHTERS, पील ऑफ लाफ्टर, यानी कि जो ठहाके लगाते हैं हम, नहीं होता कपिल शर्मा शो, अगर आप देखते हो तो बहुत ही हंसी के ठहाके लगते हैं वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, साउंड ऑफ लाफ्टर्स नहीं होता, आई हर्ड द साउंड ऑफ लाफ्टर, आई हर्ड अ साउंड ऑफ लाफ्टर्स नहीं, अ पील ऑफ लाफ्टर्स, ठीक है। हंसी का ठहाका, बहुत सारे हंसी के ठहाके लगे वहां पे कपिल शर्मा शो में, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो अपील ऑफ साउंड, अपील ऑफ लाफ्टर्स, या फिर अपील ऑफ बेल्स, है ना, जहाँ पे झनकार का सेंस जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन में, आई एम गोइंग टू विजिट, आई एम गोइंग टू विजिट, गोइंग टू, अरे मैंने परसों में बताया था टेंस वाले चैप्टर में, कंटिन्यूअस टेंस में जब मैं डील करता, आई एम गोइंग टू मतलब मैं जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू विजिट, मैं जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू विजिट मतलब कि गोइंग के साथ आईएनजी फॉर्म के साथ हमारा इन्फिनेटिव का यूज होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है, टू इन्फिनेटिव भी से बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है हिंदी में वाला हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ भाई जी, कहाँ जाने वाला है तू, अ ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन टू विजिट, आई एम गोइंग टू विजिट, मैं मिलने जाने वाला हूँ, किससे, विजिट करने वाला हूँ, किसके साथ, अ ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन इन मुंबई। अ ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन बोल दिया रेस ने, TROUPE, अ ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन, द ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन, क्या ये सही है कलेक्टिव नाउन, ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस। देखो म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है, सॉरी, उसको बोला जाता है बैंड। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हम यूज करेंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने बताया था ट्रूप किसके लिए यूज होता है, ट्रूप होता है हमारा जो ग्रुप होता है एक्टर्स का, किसका, एक्टर्स, एक्टर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं रे, ठीक है, सिंगर्स के ग्रुप, डांसर्स के ग्रुप को भी हम बोलते हैं ट्रूप, ठीक है, डांसर्स के ग्रुप को भी हम ट्रूप बोलते हैं। तो ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ बोलते हैं, अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स, अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ट्रूप में आते हैं। बोलो, एक चीज ध्यान से देखो कि आपने सिंगर्स के लिए ये भी सुना होगा, अ कोयर, अ कोयर ऑफ सिंगर्स, बिल्कुल सही है। कहाँ पे यूज होता है ये अ कोयर ऑफ सिंगर्स, आपने देखा होगा जहां पे एक ही तरीके का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एक ही गाने को गाने के लिए 4-5 लोग इकट्ठा, सिंगर्स 4-5 लोग, है ना, बैक ऑफ द जो बैक प्ले नहीं करते, प्ले बैक सिंगर जिन्हें बोलते हैं, पीछे से ऐसे नहीं करते, थोड़ा संगीतकार का साथ देने के लिए, जो मेन सिंगर होता है उसको साथ देने के लिए, तो उन सिंगर्स को बोला जाता है, जो एक ही तरह गाना गा रहे हो उनके समूह को बोला जाता है अ कोयर ऑफ सिंगर, गाने गाने वालों का। बट ट्रूप कब बोल सकते हो, ट्रूप तब बोल सकते हो जब ये वो एक्शन नहीं कर रहे हैं जिसके लिए बने हुए। एक्टर एक्टिंग करने के लिए बना होता है, लेकिन बहुत सारे एक्टर यहाँ पे बैठे होंगे, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट, मतलब ये सारे के सारे अगर इस तरीके से बैठे होंगे तो उनको ट्रूप बोला जाएगा, अभी वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिंगर के केस में मैंने क्या बताया, कोयर ऑफ सिंगर्स, अगर वो गाना गा रहे होंगे तो उन्हें बोलेंगे कोयर ऑफ सिंगर्स है, ठीक है। अब वो बैठे होंगे तो ट्रूप ऑफ सिंगर्स भी वहां पे बोल सकते हो, अगर वो अपनी कलाकारी नहीं दिखा रहे, एक स्टैग्नेंट कंडीशन में है। अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, ठीक है, फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जा रहा है कौन, अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स, तो वो गाना गाते हुए थोड़ी नहीं जा रहा होगा हमेशा, है ना। तो अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ठीक है। तो अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स यानी कि स्टैग्नेंट कंडीशन में अगर वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए बने हैं, तो आप ट्रूप का यूज कर सकते हो, किसके लिए, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, इन सब के लिए। जो गाना गा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो कि ये कोयर ऑफ सिंगर्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गलती हो गई फिर, ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, बी विल बी टिक, ठीक है, बी को आप साइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बोलते हैं कि दे थ्रू, क्वेश्चन नंबर 4 फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन में, दे थ्रू अ वॉली ऑफ स्टोन्स, बिल्कुल सही है, दे थ्रू अ वॉली ऑफ स्टोन्स ऑन द सोल्जर्स। आपने कई बार देखा होगा 2013-14 की बात होती है, जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई थी, तो क्या होता था, स्टोन पेल्टिंग होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी कश्मीरियंस के द्वारा, ठीक है। जितने भी सारे कश्मीरी लोग थे, वहां पे जो लोग थे वो सोल्जर्स के ऊपर पत्थर फेंकते थे, है ना। तो उनको पता नहीं है कि सोल्जर्स, अब जो इंडियन आर्मी है वो बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है, और इंडियन आर्मी इज टोटली चेंज्ड,
ठीक है, अब वो दिन नहीं रह गए हैं कि जब आप कुछ भी उल्टा करोगे इंडियन आर्मी के साथ तो आपके साथ वो रिप्लाई बैक नहीं करेंगे। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो उस समय क्या करते थे कि वो पत्थर फेंका करते थे। तो क्या करते थे, एक पत्थर नहीं फेंकेंगे, वॉली ऑफ स्टोन्स, अ वॉली ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, स्टोन्स, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, मतलब बौछार के केस में जब भी बौछार हो रही होगी ना, बौछार, गोलियों की बौछार, मिसाइल्स की बौछार, स्टोन्स की बौछार, तीरों की बौछार, है ना। रावण का जब युद्ध हुआ भगवान राम जी के साथ, तो राम जी ने क्या किया, तीरों की बौछार कर दी। क्या किया, अब वॉली ऑफ एरोज फेंक दिए रावण की तरफ, रावण की सेना की ओर, ठीक है। तो वहां पे वॉली जब भी यूज होता है बौछार का सेंस देता है। समझ में आ रही है बात। जब भी बौछार का सेंस जाएगा, जब भी वो मूविंग कंडीशन में जाएगा, तो वो होता है हमारा वॉली। समझ में आ रही बात। तो वॉली, देखो वॉली क्यों होता है, वॉलीबॉल सुना है आपने, वॉलीबॉल खेलने चलते हैं यार, चलो वॉलीबॉल खेलने। वॉली मतलब होता है बौछार, किसकी बौछार, शॉट्स की बौछार करते हैं, इधर से भी मार रहा है, उधर से भी मार रहा है, उधर से भी मार रहा है, बॉल को इतने थपेड़े पड़ते हैं वॉलीबॉल में, तो बॉल भी बोलती है यार मैं कहाँ फंस गई इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये बौछार होती है, किसकी बौछार, बॉल की बौछार होती है वॉलीबॉल प्लेयर गेम में, ठीक है। तो इसलिए इसे वॉली बोला जाता है। तो मैंने क्या बोला, वॉली किसके लिए, किसके लिए यूज होगा, वॉली ऑफ शॉट्स, यानी कि गोलियों की बौछार, अ वॉली ऑफ एरोज, तीरों की बौछार, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की बौछार, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें जब बौछार का सेंस जाएगा तो आप कलेक्टिव नाउन वॉली का यूज कर सकते हो, ठीक है, अ वॉली ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पे अ वॉली ऑफ स्टोन्स सही है, दे थ्रू अ वॉली ऑफ स्टोन्स, बिल्कुल सही है, ऑन द सोल्जर्स। नो एरर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर, ठीक है, नो एरर जाएगा इसमें। मैंने परसों भी एक क्वेश्चन कराया था, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो रशिया बहुत सारी मिसाइल दाग रहा है, एक के बाद एक मिसाइल दागते रह रहा है, तो यहाँ पे मिसाइल्स भी हो सकता है, ठीक है। द वॉली ऑफ मिसाइल्स, रशिया इज throwing a volley of missiles on the Ukraine again and again, ठीक है ना, उकसाने के लिए, है ना। तो आप बौछार के केस में वॉली का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई एरर है, वॉली ऑफ स्टोन्स बिल्कुल सही है, इंडियन सोल्जर्स में फेंके जाते थे, बिल्कुल सही है, तो उन्होंने फेंके पत्थर बहुत सारे, तो वॉली ऑफ स्टोन्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हियर इज नो एरर, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करेंगे हम। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, देयर वाज नथिंग, वहां पे कुछ नहीं था, बट यहाँ पे ऐसा ना कंजक्शन यूज हुआ, बट मतलब लेकिन नहीं होता, के अलावा भी होता है, एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट भी इसका मीनिंग चले जाता है कई बार कि इसके अलावा, ठीक है। देयर वाज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सैंड एवरीवेयर आफ्टर द सुनामी। सुनामी आई 2004 में, आपको पता है कि भीषण सुनामी आई थी जापान में, इंडोनेशिया, है ना, जकार्ता यहाँ से पनपी थी, कहाँ से, जाओ सुमात्रा से, है ना। सुमात्रा वाज द पिन पॉइंट वेयर द सुनामी वाज जनरेटेड इन 2014, और बहुत सारी तबाही उसने मचाई थी जापान में। तो जब जापान सुनामी आई थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है, देयर वाज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सैंड। जब सुनामी आएगी तो जो समुद्री तट के इलाके होंगे वहां पे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सैंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बोला अ कलेक्शन, और देयर वाज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सैंड। भाई साहब, जब भी आपको ये देखने को मिल जाए कलेक्टिव नाउन में कि सैंड का कलेक्शन, है ना, तो इसमें कलेक्शन यूज नहीं होता, कलेक्टिव नाउन यूज होता है इसमें हीप, याद रखना, हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड बोला जाता है। हीप किस किस के लिए यूज होता है, हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ डस्ट, हीप ऑफ रबिश, यानी कि कूड़ा कचरा कहीं भी पड़ा होता है ना, स्वच्छ भारत अभियान आजकल चल रहा है, तो आजकल आपको हीप ऑफ रबिश बहुत कम देखने को मिलता है इन लोकल क्वालिटीज। तो हीप ऑफ सैंड, डस्ट, रबिश, इन सब चीजों के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन हीप का यूज करते हैं। कलेक्शन विल बी द रॉन्ग आंसर। तो आंसर के चले जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, बी इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज गोइंग टू बी द आंसर। यहाँ पे एरर है, ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में एरर है, हीप ऑफ सैंड होगा न कि कलेक्शन ऑफ सैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, ही बाउट अ माइन ऑफ बनानास फ्रॉम द शॉपकीपर। अरे उसने माइन ऑफ बनानास खरीद लिया, अरे बाबू भैया, माइन ऑफ बनानास, माइन ऑफ बनानास, भाई साहब माइन ऑफ बनानास नहीं होता, खदान थोड़ी नहीं खरीदेगा वो शॉपकीपर से अकेले की, क्या खरीदेगा, अ बंच ऑफ बनानास, क्या खरीदेगा,
जब भी गुच्छे का सेंस जाता है तो उसे बोलते हैं बंच, यानी कि गुच्छा, ठीक है ना। किसका गुच्छा? बनानास, केलों का गुच्छा खरीदा उसने। या फिर ग्रेप्स भी बोल सकते हो, ग्रेप्स भी बोल सकते हो, या फिर बनानास तो हमने लिख ही लिया है, अनानास, ठीक है। कीज भी बोल सकते हो, कीज का चाबियों का भी गुच्छा होता है ना, तो कीज भी बोल सकते हो, और बंच ऑफ कीज, है ना। तो बंच ऑफ कीज, बनानास और ग्रेप्स, इस तरीके से जब भी गुच्छे का सेंस जाता है तो वहां पे माइन यूज नहीं होता, दैट विल बी ट्रीटेड एज बंच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया, दैट विल बी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, इसको पढ़ लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई सॉ, मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई सॉ मैंने देखा, गैलेक्सी ऑफ स्टार फ्रॉम माय रूफटॉप यस्टरडे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यूज हुआ है, आई सॉ अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, कहां से? फ्रॉम माई रूफटॉप, फ्रॉम माई रूफटॉप, छत की ऊंचाई से, छत में चढ़ा होगा वो, ठीक है, और उसने देखा गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स सही है, हो सकता है ये एक पल के लिए सही, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि फ्रॉम द रूफटॉप, यानी कि अपने छत से वो देख रहा है, तो भाई साहब अपने छत से पूरी गैलेक्सी, पूरी ब्रह्मांड को थोड़ी नहीं देख देगा, अपने छत से कुछ तारों के समूह को देखेगा। तो जब तारों के कुछ छोटे मोटे समूह की बात होती है ना, वहां पे गैलेक्सी यूज नहीं होता, वहां पे होता है क्लस्टर। क्या यूज होता है? क्लस्टर। मींस उसने 2-4 तारों को देखा होगा एक साथ एक झुंड में, तो वो बोलेगा आई सॉ द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। बट द थिंग इज दैट अगर आप किसी वायुयान में बैठ करके धरती से बहुत ज्यादा दूर चले गए और वहां से आपको दर्शन हो रहे किसी गैलेक्सी के, तब आप उसको बोल सकते हो अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स वाज सीन बाय मी। आर यू गेटिंग माय वर्ड? तो वहां पे जो गैलेक्सी आपको यहाँ से दिखाई देगी, यहाँ पे आप अपने वायुयान में बैठे हुए हो, आप वायुयान में बैठे हो और आप इस गैलेक्सी को देख रहे हो, तब आप यूज कर सकते हैं इसके लिए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। यू कैन नॉट यूज फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ द स्टार्स डायरेक्टली गैलेक्सी यू कैन नॉट यूज, ठीक है। यहाँ पे यूज होगा क्लस्टर, क्यों? क्योंकि वो अपने रूफटॉप से देख रहा है। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आंख मूंद करके स्टार्स को देख करके सीधे क्लस्टर या फिर गैलेक्सी टिक मत मार देना। है तो दोनों सही, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है सेंटेंस के अंदर की, ठीक है। यहाँ रूफटॉप बोल रहा है तो रूफटॉप से हमें क्लस्टर ऑफ स्टार दिखाई देगा, ना कि गैलेक्सी ऑफ स्टार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं आपको? देखो ध्यान से देखो, दे वर सेलिंग, वो सेलिंग कर रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे वर सेलिंग बाय ए स्क्वाड्रन ऑफ शिप्स, अ स्क्वाड्रन ऑफ शिप्स। बताओ रे, स्क्वाड्रन लीडर आपने सुना होगा, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है ना, वेंट ऑन द अंतरिक्ष, है ना, वेंट ऑन द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, when the Indira Gandhi was the prime minister, and she said how the India looks like from this space। इंदिरा गांधी ने, राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे, उनसे पूछा कि स्पेस से हमारा जो ये इंडिया है, भारत है, किस तरीके से लग रहा है। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर, है ना, हमारे स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर, उन्होंने क्या बोला? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। तो बात दिल को छू लेने वाली है। अंतरिक्ष में जाकर भी अपने देश से जुड़े हुए ऐसे देशभक्तों की जरूरत भी आज भी इंडिया को है। दैट्स व्हाई आई हैव ओपन द चैनल फॉर यू स्पेशल गाइस एंड DSCDS एफकेट, ठीक है। अ स्क्वाड्रन ऑफ शिप्स, अब स्क्वाड्रन ऑफ शिप्स जो होता है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। देखो जब भी मैं क्वेश्चन डील करता हूँ तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, दे वर सेलिंग, सेलिंग मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। यात्रा के सेंस में कर रहा है तो कोई नॉर्मल व्यक्ति ही कर रहा होगा। यात्रा के सेंस में कोई नॉर्मल व्यक्ति, आप जैसा मेरे जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति कर रहा होगा। युद्ध करने के लिए थोड़ा नहीं जा रहा होगा नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है। तो सेलिंग कर रहा होगा तो उसमें हम स्क्वाड्रन का यूज नहीं करते, ठीक है। उसमें हम स्क्वाड्रन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसमें हम किसका यूज करते हैं? फ्लीट का यूज करते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। स्क्वाड्रन का यूज हम कहां पे करेंगे? वेयर वी यूज स्क्वाड्रन, हम फ्लीट का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में दे वर सेलिंग ऑफ स्क्वाड्रन ओनली, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि बी में गलत हो गया, क्योंकि स्क्वाड्रन यहाँ पे नहीं होने का। स्क्वाड्रन कब होता है? स्क्वाड्रन होता है मिलिट्री टर्म्स के लिए यूज होता है।
स्क्वाड्रन ऑफ शिप्स जब भी मैं बोलूंगा तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होगी, ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है। स्क्वाड्रन ऑफ एरोप्लेन्स तभी तो बोलते हैं स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 5 एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये राफेल लेके आ गया, एक, ठीक है, इतने सारे एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तो उसमें से एक लीड करता है, उसको बोलते हैं, सारे स्क्वाड्रन होते हैं, उसमें एक लीड करता है, उसको बोलते हैं स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है ना, स्क्वाड्रन लीडर। तो स्क्वाड्रन क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्क्वाड्रन बोला जाता है मिलिट्री एयरप्लेन या फिर मिलिट्री शिप्स के ग्रुप को बोला जाता है स्क्वाड्रन, ठीक है। तो उस स्क्वाड का लीडर है स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। तो मिलिट्री शिप्स के बारे में जब भी बात हो रही तो स्क्वाड्रन का यूज करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल यूज के लिए अगर हम बहुत सारे शिप्स को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम फ्लीट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, याद रखना ये चीज। दूसरा चीज, कई बार आप लोगों ने सुना होगा फ्लीट तो यूज होता ही होता है, ठीक है, एक फ्लोटिला भी यूज होता है, फ्लोटिला भी यूज होता है। फ्लोटिला क्या होता है? फ्लीट का छोटा भाई है, ठीक है, इट इज अ स्मॉल ब्रदर ऑफ फ्लीट, ठीक है ना। फ्लीट मतलब होता है बहुत सारे जहाज, बड़ा बेड़ा होगा जहाजों का, बिल्कुल बहुत सारे लोग समुद्री यात्रा करने निकले होंगे और बहुत सारा बेड़ा अपने साथ लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लीट। बट उसका एक छोटा फॉर्म, 3-4 बोट है, 3-4 नाव है, तो फ्लोटिला यूज करते हैं। फ्लोटिला ऑफ BOTS बोट्स या फिर फ्लोटिला ऑफ शिप्स। ये कौन से शिप्स होते हैं? मैं अगेन, ये कौन से शिप्स होते हैं? फ्लोटिला ऑफ फ्लीट, ये होते हैं समुद्री यात्रा करने वाले शिप्स, ठीक है। स्क्वाड्रन बोल दूंगा तो स्क्वाड्रन होते हैं बिल्कुल मार धाड़ करने वाले, ठीक है, अपने एयरफोर्स वाले, ठीक है, उसको स्क्वाड्रन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 डील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 है सी मेड, फ्लैश हो रहा है ना, सी मेड अ लॉक ऑफ हेयर, ओहो माय गॉड, सी मेड अ लॉक ऑफ हेयर विच लुक्स डिसेंट। देखो रे देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि सी मेड अ लॉक ऑफ हेयर, मतलब कि हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर ही होता है। सी मेड अ लॉक ऑफ हेयर विच लुक्स डिसेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा रखा है। लुक्स यानी कि प्रतीत होना, दिखाई देना। लुक्स क्या है यहाँ पे? वर्ब ऑफ स्टेट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया। दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? डिसेंट दिखाई देता है। उसने इस तरीके के लट बना रखी है बालों की, हेयर, जो कि डिसेंट दिखाई देती है। सी मेड अ लॉक ऑफ हेयर विच लुक्स डिसेंट, बिल्कुल सही है, अ लॉक ऑफ हेयर यूज करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नो एरर इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेयर के लिए हमेशा जब भी हम हेयर के गुच्छे में ना, लड़कियां नहीं करती, लट नहीं बनाती, मतलब एक के बाद एक ऐसे गूंथती रहती है उनको, तो उससे बोलते हैं लॉक ऑफ हेयर। उससे क्या बन जाता है? एक लॉक ऑफ हेयर, ठीक है, उसको लॉक ऑफ हेयर बोलते हैं। लेकिन जब भी ये लड़की बाल बना रही होगी और कंघे में एक गुच्छा निकल के आ गया बालों का, और कंघे में बाल बनाते बनाते एक गुच्छा निकल के आ जाता है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड लॉक ऑफ हेयर। उस समय हम बोलेंगे अ टफ्ट ऑफ हेयर। यानी कि ये चीज कैसी होती है? ये चीज कुछ इस तरीके से होती है कि बाल एक ओरिजिन है और इस तरीके से बालों का गुच्छा जमा हो गया। लॉक ऑफ हेयर कैसा होता है? लॉक ऑफ हेयर बिल्कुल एकदम बिल्कुल लट इस तरीके से बनी होगी, चुफली जैसे बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो उसे बोलते हैं लॉक ऑफ हेयर, इसे बोलते हैं टफ्ट ऑफ हेयर। सेंटेंस को देख करके डिसेंट कौन सा लग रहा होगा? टफ्ट ऑफ हेयर लग रहा होगा या फिर लॉक ऑफ हेयर लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सिस्टमेटिक तरीके से गूंदा होगा उसी को ही हम बोलेंगे, है ना, डिसेंट, ये गुच्छे को बोलेंगे डिसेंट, ठीक है। तो इसलिए लॉक ऑफ हेयर इज गोइंग टू द राइट आंसर। ऑप्शन ए मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। सी में ऑप्शन बी लॉक ऑफ हेयर, ऑप्शन बी में गलती नहीं है, नो एरर है क्वेश्चन नंबर 9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। इंग्लिश इज नॉट एन लैंग्वेज की जिसको रटाफिकेशन के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश को फील करना पड़ता है, ठीक है, हर चीज को, हर विषय को फील करना पड़ता है। चाहे तुम फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, अगर जब तक तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और किसी भी तरीके इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर तुम फील नहीं करोगे ना लाइफ में, तो यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड इट, द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टुडेज फाइनल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, देखो भाई, जितने भी सारे ग्रुप्स होते हैं ना, जो गंदे ग्रुप्स होते हैं, बैड ग्रुप्स जिन्हें बोलते हैं, तो वो बैड ग्रुप्स किस कैटेगरी में फेल करते हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ग्रुप ऑफ क्या बोल रहा है? अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। अरे ये बैड पीपल का आ गया रे कॉन्सेप्ट,
रॉबर्ट्स, अबे रॉबर्ट्स क्या होते हैं, गंदे टाइप के लोग, ठीक है, लूट पाट करते हैं, लूट खसूट करते हैं। थीव्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो उनके ग्रुप को, ग्रुप नहीं बोला जाता, उनके ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप ऑफ रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स जो बोला जाता है, गैंग बोला जाता है, ये एक गैंग में होते हैं, ठीक है ना। इनका एक इलाका होता है, जैसे भेड़ियों का, कुत्तों का एक इलाका होता है, वैसे ही इनका एक इलाका होता है, उस इलाके से बाहर नहीं जाते, वहीं पे ये लूटपाट मचाते हैं, ठीक है। तो अ गैंग ऑफ, कौन कौन से, अ गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, ठीक है, गलत विचारधारा वाले होते हैं। थीव्स, थीव्स, थीव्स के लिए भी ये यूज होता है, रॉबर्ट्स के लिए यूज होता है, चोर डाकू, डेकोइट्स, डेकोइट्स, डेकोइट्स मतलब ये याद रखना, DACOITS, डेकोइट्स मतलब होता है जो कि किडनैप करते हैं बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी पैसे के खातिर। तो इनका क्या होता है, एक गैंग होता है, बुरे सेंस में अगर इनको ले जाएंगे, इनके ग्रुप को बोला जाता है गैंग। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर यस्टरडे, बिल्कुल सही है। तो एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स वाज कॉट बाय द पुलिस, एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू द राइट आंसर। ग्रुप ऑफ रॉबर्स नहीं होता, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है।